अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज फिर आप एक सदाए मज़दूर की नई एपिसोड में हाज़िर हुए हैं। हमें पिछली एपिसोड के रिस्पांस से ये पता चला कि आपको ये गुफ्तगूई फॉर्मेट जो है बड़ा पसंद आ रहा है। तो इसी वजह से आपका खादिम फिर आपके कैमरे पे, आपकी स्क्रीन पे फिर आपके सामने आ गया। कॉमरेड बड़ी अरसे से कह रहे थे कि ये फॉर्मेट हम करें, लेकिन मुझे कोई कैमरे से कोई ख़ास एलर्जी है जो मैं पीछे रहता हूँ। तो जहाँ पे हमारी आखिरी बात थी कॉमरेड जी, वहीं से जी हम जी। शुरू करते हैं। असली में हमने 10 मिनट और भी रिकॉर्ड किए थे जो नहीं सेव हो पाए। तो हम बात करना चाहते हैं वेनेजुएला पे ही, बिल्कुल सही है। कि कैसे दुनिया में जो इम्पीरियलिज्म का एक भयानक चेहरा अमेरिका की सूरत में मिलता है, तो कैसे उसके खिलाफ जो एक सिपह सलार है वो हमें वेनेजुएला की सूरत में मिलता है। बिल्कुल सही है। वहाँ से हम बात शुरू करेंगे। और जब हम वेनेजुएला की बात करते हैं तो हम सिर्फ वेनेजुएला की बात नहीं कर रहे, बिल्कुल क्योंकि सही है। वेनेजुएला एक सिंबल है उन तमाम मज़ाहमती फोर्सेस का जो दुनिया में हमें नज़र आती हैं। हमें वेनेजुएला में जितना ज़िक्र फ़लस्तीन का नज़र आया, यस, ईरान का नजर आया। ईरान का नज़र आया, दीवारों पे ईरान की पेंटिंग्स और ये सारी चीज़ें जो आपने तलाश की, बिल्कुल दरियाफ्त की, बिल्कुल। और हम लोगों को ले ले के जाके पकड़ यस पकड़ के दिखाते कि ये देखो जी ईरान की दीवार है यहाँ पे। और इस सारी चीज़ के ऊपर पूरी हम दीवार पे उन्होंने ईरानी कल्चर और ईरानी लीडर्स की तस्वीर जो है वो दिखाई। शोहदा ईरान की हाँ, दीवार थी। शोधा और बिल्कुल। उन्होंने दिखाया कि कैसे वेनेजुएला और ईरान दो बड़े मुल्क हैं जो अमेरिका के खिलाफ खड़े हुए हुए बिल्कुल हैं, सही है। और वो एक दूसरे के साथ उन्होंने दोस्ती करी। बिल्कुल सही वो नहीं बात है। कहते दुश्मन का दुश्मन दोस्त। आप बात हाँ नहीं, आप करें करें करें। जारी रखिएगा कॉमरेड जी। मैं बस ये चाहूँगा कि इस तरफ दोस्तों की तवज्जो रहे कि लातीनी अमेरिका किस हद तक एंटी साम्राज्यी पॉलिसियाँ बना रहा है, वो किस तरह से कोशिशें कर रहा है। ये भी आलमी जो मीडिया है आम तौर पे लोगों से ऐसी बातें, ऐसी खबरें लोगों तक पहुंचने नहीं देता कि क्या मज़ाहमत की सूरतें हैं, शक्लें हैं किस लेवल की, कि उन्होंने तकरीबन 21-22 ममालिक को इकट्ठा किया वाह। वेनेजुएला में, जहां हर मुकर्रर एक ही बात कर रहा था कि ये जो साम्राज्य है इसकी कई शक्लें हैं, इसके कई तरीका वारदात हैं, और हर एक को समझ के उसके खिलाफ हमें मजलूमों की एकता, मजलूमों का इतिहाद बनाते हुए इसे शिकस्त देनी। और आपने ठीक कहा कि उसमें सबसे ज़्यादा वो फ़लस्तीन को अहमियत दे रहे थे, ईरान को अहमियत दे रहे थे, और ख़ासकर इस हवाले से वो देख रहे थे कि ये जो पाबंदियाँ हैं ये इंसानी जानों का जो नुकसान करती हैं और मुल्कों की चलें, तरक्की में जो ईरान और रुकावट है। फ़लस्तीन तो चलें दुनिया में एक नोन इश्यूज़ हैं ना जो अमेरिका के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं। अभी पाकिस्तान के ऊपर जो पाकिस्तान एक डिस्प्यूट में इंडिया के साथ शामिल हुआ, जंग की जो सूरत यहाँ पे बनी, पाकिस्तान भी रेलेवेंट हो गया। उनको नज़र आया कि कैसे अमेरिका और इस आलमी जो खिलाड़ी हैं वो कैसे पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहे थे और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया हुआ था। और इसी पे हम बात यहाँ से शुरू करते हैं कॉमरेड जी, जो हमने स्टेज पे भी सुनी कि उन्होंने कहा कि जो इम्पीरियलिज्म का एम्पायर है उसको दुश्मन तो चाहिए। यस, बिल्कुल सही है। पहले क्या था, पहले कम्युनिज्म दुश्मन था, फिर कम्युनिज्म ने अपने आप को मनवा ही दिया, हाँ, ये बहुत खूबसूरत एक है ना। तज्जिया था उन्होंने उनका। कहा कि कम्युनिज्म ने अपने आप को मनवा दिया तो कम्युनिज्म दुश्मन ना रहा। जी। जिस तरह अमेरिका में हम देखते हैं कि कम्युनिस्ट होना एक गाली है। लोग कहते हैं यू कॉमी पिग, और या कॉमी बास्टर्ड, इसको मतलब कि तुम इतने भयानक और घटिया आदमी हो कि तुम कम्युनिस्ट हो। ये एक सोच रखी जाती थी, वो दुश्मन था। सोवियत यूनियन के डाउनफॉल के डाउनफॉल बाद वो बेफिक्र भी हो गया बेफिक्र कि हो अब गए। ये मोर्चा बंद करना चाहिए। अब वो चाइना को देख रहे हैं, चाइना की मकबूलियत आ रही है और वो सारा कुछ है, तो कम्युनिज्म अभी भी एक भयानक चेहरा ही है उनके सामने, लेकिन वो चीज़ नहीं बिल्कुल सही है। जो वो ताकत नहीं वो रही जिसके सामने उस तरह लड़ना पड़े। अब वो देखते हैं मुसलमानों को, जी। जो इस्लामिक वर्ल्ड है, अब उसको उन्होंने दुश्मन क्रिएट किया हुआ है। और फरहान भाई भी बैठे, इनसे भी मेरी यही गप चल रही थी कि ये 20-25 साल का इनका जो प्रोजेक्ट है मुस्लिम दुनिया को एक ऐसा चेहरा बनाना जिसके खिलाफ जो आपकी वेस्टर्न पावर्स हैं वो खड़ी हों, यकजा हों, इकट्ठे हों और इनको हराएं। और इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, इन्हें दहशतगर्द साबित करना और फिर पॉलिसी बनाना इस हवाले से। जिस नज़रिए से, जिसकी वजह से वो फ़लस्तीन पे भी इसी वजह से ही हावी हो रहे हैं, अपने जितने इनकी स्ट्रेंथ है वेस्टर्न पावर्स की, वो इसी वजह से कर पा रहे हैं ना, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों को और अरब्स को डीह्यूमनाइज किया।
उनको उनको जानवर की तरह दिखाया। और ये 20-25 साल से यही कर रहे हैं, जब से अरब स्प्रिंग हुआ, जब से गद्दाफी को इन्होंने हटाया, जितने ये अरब ममालिक हैं उनमें ये किया, उनका मकसद ही ये था कि ये मुसलमानों को लोग इंसान ही ना समझें। कॉमरेड जी, ऐसे कैसे हो सकता है कि गोरे चमड़ी वाला एक बंदा मारा जाए किसी हमले में और पूरी दुनिया का वर्ल्ड वाइड इशू बन जाए, और आपने लाखों फ़लस्तीनी मार दिए और पूरी दुनिया को कोई मसला ही नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये कमतर लोग हैं, और उसी वजह से उन्होंने पाकिस्तान को भी इस जंगी सूरत में ऐसे देखा कि ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ भी जो प्रोपेगेंडा है वो इसी वजह से ही है क्योंकि वो एक मुस्लिम दुनिया का हिस्सा है। हाँ, मगर पाकिस्तान के पे तो अब नजर करम जो है वो नजर इनायत, मेरे ख्याल में अब पॉलिसी बदल रही है थोड़ी, वो तो वापस नरमी आ रही है। लेकिन हम उन मुस्लिम ममालिक की बात करें कि जो अपनी खुददारी पे समझौता नहीं करते, बिल्कुल, उन्हें वो तबाह बर्बाद नहीं, सही करना बात चाह है। रहे हैं। और इसी हवाले से कॉमरेड जी, हमने ये देखा कि ये जो ममालिक इतने इकट्ठे हुए हुए थे, 22 मुल्क तो सिर्फ लतीनी अमेरिका के इकट्ठे हुए थे, 110 मुल्क से जो फोर्सेस थी, जो डेलीगेशंस आई, ये हमने अपने खित्ते से तो नहीं देखा। बिल्कुल सही है कि जो दुनिया को इकट्ठा करे। हमने अरब ममालिक जिनकी तरफ सारों की नज़रें थी कि चलो ये इनको कोई दर्द होगा फ़लस्तीनियों का, क्योंकि फ़लस्तीनी भी अरब है, इनको बचाना चाहेंगे, तो ये कुछ इकट्ठा कर लेंगे, ऐसा तो नहीं हुआ। हमने ये देखा वेनेज़ुएला, जो वो मुल्क जिस पे तजारत बंदी है, जिस पे अमेरिका हर कोशिश कर रहा है कि उनका रजीम चेंज कर सके, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा स्ट्रॉन्ग रखे, उनकी इकोनॉमी को तबाह करे, उनके लोगों के हालात बुरे रखे, वो मुल्क निकला जिसने कहा कि हम सबको इकट्ठा करेंगे और हम ये जो जंगी फ़िज़ा है इसके खिलाफ हम एक महाज बनाएंगे, हम खड़े होंगे। और वो ये भी कहते हैं, उन्होंने कहा कि ये जंग बिजनेस की एक सूरत है। वो इसी पे मैं आता हूँ। उन्होंने कहा कि जंग जो है, जंग का मतलब एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अगर अमन हम कह रहे हैं, पीस का मतलब एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, पीस का मतलब है एब्सेंस ऑफ इनजस्टिस। कि वो ये बात नहीं कर रहे कि लड़ाई नहीं होगी, कि ओहो अमन कर दो जी, जिस तरह ये लिबरल्स आके कहते हैं कि जी फूल दे दो जी दुश्मन को। हम वो नहीं कहते, हम कहते हैं कि जब तक इंसाफ नहीं होगा तब तक अमन नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है। और ये वेनेजुएला ने इस पे बात रखी कॉमेडी। और उन्होंने ये भी बड़ा वादे रखा कि जहाँ लोगों के पास या ममालिक के पास मादनी वसाइल होते हैं, उधर ये भागे भागे जाते हैं और वहाँ जाके हालात में गड़बड़ करते हैं और फिर बहाना बना के, ये तो पुराना उनका तरीका वारदात है। तो हमने ये देखा कि वेनेजुएला ने इंपीरियलिज्म को पुकारा है, ललकारा है, और उन्होंने कहा है कि भाई तुम इतनी देर नहीं चल सकते। दुनिया में तारीख में जितने एम्पायर्स आए हैं वो उनका डाउनफॉल आता ही आता है। ये जो अपने आप को खुदा ताला बन के समझ के बैठे हुए हैं, इनका डाउनफॉल आना ही आना है, और वो खुद ब खुद नहीं आएगा। उसके लिए जो लोगों की मूवमेंट्स हैं, जो तंजीमें हैं, जो इंसानी तंजीमें हैं, जो इंसानों के लिए लड़ती हैं, स्ट्रगल करती हैं, जदोजहद करती हैं, वो ही मिल के इस इंपीरियलिज्म को ख़त्म कर सकती हैं। और इसलिए हमने देखा कॉमरेड जी कि वहाँ पे नुमाइंदगी साहिल रीजन से भी थी। दोस्तों को कुछ आप बताते चलें कि ये साहिल रीजन जो वेस्ट अफ्रीका में कुछ ममालिक हैं, इन्होंने अपनी कोऑपरेशन की है। ये माली, बुर्किना फासो, नाइजर, जहाँ पे नए इनकलाबात आए हैं, जिन्होंने फ्रांसीसी साम्राज्य को अपने मुल्कों से बाहर निकाला है। नाइजर में तो अभी तक एक स्ट्रगल जदोजहद चल रही है। बुर्किना फासो में निकाल दिया, उन्होंने खुद मुख्तारी का इजहार किया, और उन्होंने कहा कि अब हम अपनी कोऑपरेशन आपस में रखेंगे और साम्राज्य को अंदर नहीं घुसने देंगे। बिल्कुल सही है। और इसी तरह का हमने फ्रंट्स देखे जो अरब ममालिक से साथी आए हुए थे, जो हमारे साउथ एशिया के जो डेलीगेशन थी, मुख्तलिफ मुल्कों के जो तरक्की पसंद सोच रखने वाले लोग थे, वो वहाँ पे मौजूद थे। तो ये हम तो ना कर पाए। बिल्कुल सही बात। ये हुआ तो लैटिन अमेरिका में। और इस पे लैटिन अमेरिका पे हम बात अगर करें तो लैटिन अमेरिका के अंदर जो उनके अपने तंजीमी ढांचे हैं, जो उनका अपना एक विजन है कि किस तरह मुल्कों को जोड़ना है, उस पर मैं चाहता हूँ आप कोई बात करें जो आपने वहाँ पे देखा
कि कैसे उन 22 मुल्कों को इकट्ठा किया हुआ था और उनका कल्चरली क्या डिफरेंस था हमारे से। अच्छा, मैं भी इसमें ये कहना चाहूँगा कॉमरेडी कि आप जानते हैं जब 1999 में हुगो चावेज़ की हुकूमत आई, और वो हुकूमत आई सीधा सीधा अमरीकी साम्राज्य के ख़िलाफ़ आई, और वहाँ जो इनकी मल्टीनेशनल कंपनियां इस्तेसाल कर रही थी उन इदारों को, ख़ासकर पेट्रोल वगैरह को उन्होंने नेशनलाइज किया, तो ये इनको बर्दाश्त नहीं था। और उससे पहले जो चावेज़ और क्यूबा में दरअसल जो फेडरल कास्त्रो ने और चे गुवेरा की जदोजहद का जो एक तारीख़ी वहाँ पे एक रोल रहा है, वहाँ उसने ये किया कि वेनेज़ुएला की तारीख़ को ऐसा एक धारा दिया कि जो 2013 तक हुगो चावेज़ की वफ़ात के बाद जब मोडोरो आते हैं, तो पिछले एपिसोड में हमने बात की, मोडोरो एक बस ड्राइवर यूनियन का लीडर था जो वहाँ सदर बना। तो जब ये एंटी अमेरिका और एंटी अमेरिका नहीं कहना चाहिए, एंटी साम्राज्य कहना चाहिए, और साम्राज्य की वो मुख्तलिफ अंदाज में करते हैं तारीफ कॉमरेडी। उन्होंने इतनी उनकी रिसर्च है इस बात पे, हम तो मोटा मोटा लेके बैठते हैं, वो तो रिसर्च नहीं तजर्बा है कॉमरेडी, तजर्बा है उनका। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो कहते हैं नफ्सियात भी, साम्राज्य की नफ्सियात तक उन्होंने अलग अलग देखने की कोशिश की। तो मैं समझता हूँ कि लातीनी अमेरिका जो एक इनकलाबी चंगारियाँ वहाँ से जन्म ले रही हैं, हमें उम्मीद है, जिन्हें मैंने शुरू में जो बात की कि उनकी ख़बरें, चूँकि आलमी मीडिया के जो आलमी इदारे हैं वो भी दरअसल अमेरिकी साम्राज्य के कंट्रोल में हैं, और इसराइली इनके कंट्रोल में होने की वजह से वो लातीनी अमेरिका में जो अवाम दोस्त पॉलिसियाँ हैं, जो दुनिया भर के मेहनत कशों को हौसला दे सकती हैं, जो साम्राज्य मुखालिफ पॉलिसियाँ या वाक़यात रूनुमा होते हैं, उन्हें वो छुपाते हैं, उन्हें वो सामने नहीं आने देते, या अगर उनके लोगों के सामने लाते हैं तो प्रोपेगेंडा की सूरत में झूठ फैलाया जाता है। तो वहाँ हमने यही देखा कि बच्चा बच्चा जो है, मिसाल के तौर पे आप फ़लस्तीनी गले में वो मफरल डाल के जाएं, क्या बोल कफैया वो डाल के जाएं, तो एक आम वेनेज़ुएला का जो शहरी है वो भी खुशी से एकदम आपको मुक्के का निशान बनाता हुआ वो इज़हारे यकजहती, वीडियो भी लगा दूंगा इसमें ना, जो हमने पहना हो, तो लोग ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इज़हारे यकजहती वो नाच रहे हैं बुजुर्ग से, वो लोग माइयाँ बाबे जो हमें लग रहे थे कि ये तो दिमागी तौर पे पता नहीं थके हुए हैं, वो जो ही देखते हो तो जोश से दोनों हाथों से पैलेस्टीना, वो फ़लस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो उनमें ये वाकई एक अनोखी मिसाल है दुनिया में कि आम लोग इस हद तक पहचानते हूँ कि साम्राज्य की नफ्सियात क्या है, साम्राज्य का रोल क्या है, और साम्राज्य की मुखालफत में करना क्या है। कॉमरेड जी, इसमें ना मैं थोड़ा सा आपने बात की प्रोपेगेंडा की और मीडिया की ना, तो उस पर मैं सिर्फ कुछ दोस्तों को बताता चलूँ कि इसके काउंटर में क्या हुआ। इसके ये जो मीडिया और साम्राज्य ताकतें हैं और प्रोपेगेंडा की, उसको काउंटर करने के लिए हमारे जो अजीम लीडर्स हैं उन्होंने किया क्या। पहले तो मडूरो की आपको एग्जांपल दूं। मडूरो जब 2013 में इलेक्ट हुआ कॉमरेड जी, तो उसके खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा था, ये तो बस ड्राइवर है, ये तो ट्रेड यूनियन लीडर है, ये तो चावेज़ बन ही नहीं सकता। तो मडूरो ने आके इतना तारीखी जवाब दिया। उसने कॉमरेड जी कहा कि हाँ मैं चावेज़ नहीं बन सकता, हाँ मैं चावेज़ नहीं हूँ, लेकिन आप और मैं मिल के चावेज़ बन सकते हैं। बिल्कुल सही बात। तो उसने इस बात को कबूल किया और प्रूफ किया। अब तो 12 साल ऑनवर्ड्स हम देख सकते हैं कि कैसे उसने उसकी लेगेसी को ना सिर्फ कंटिन्यू किया, आगे बढ़ाया। अच्छा, दूसरा ये कि हमारे जो लीडरान थे अजीम, कमांडांटे फिडेल कास्ट्रो और कमांडांटे ह्यूगो चावेज़, ये स्पेनिश में कमांडर को कहते हैं, और पूरे लैटिन अमेरिका के जो उन्होंने कल्चर बनाया, ये कल्चर है। ये जो पूरे लैटिन अमेरिका के लोग हैं, वो चाहे क्यूबा के हो ना हो, वो वेनेजुएला के हो ना हो, फिडेल उनका कमांडर है, चावेज़ उनका कमांडर है, बिल्कुल सही बात है। वो चे उनका कमांडर है। कॉमरेड जी, ये फुटबॉलर था अर्जेंटीना का मैराडोना, बड़ा मशहूर, अभी फौत हो गया। उसने कहा मुझे ये लोग जिधर कहें लड़ने के लिए साम्राज्य के खिलाफ, मैं अपने कमांडर के लिए हाजिर हूँ। अर्जेंटीना का फुटबॉलर तो ये तो कल्चर है उनका। तो ये इनकी लॉन्ग टर्म विजन थी, और इनकी लॉन्ग टर्म विजन में फिडेल और चावेज़ ने जो दो चीज़ें की ना, उस पर मैं बात करना चाहता हूँ, जिससे हम बात आगे बढ़ाएंगे।
उन्होंने कहा कि वेस्टर्न मीडिया का तो हम मुकाबला उनकी मीडिया पे नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा कि हम अपनी मीडिया बनाएंगे। बिल्कुल सही है। जिसका उन्होंने चैनल बनाया टेलीसूर। सूर स्पेनिश में कहते हैं साउथ को, तो टेलीविजन ऑफ द साउथ। बिल्कुल सही है। उन्होंने समझा कि साउथ की तरफ से टेलीविजन आना चाहिए। बिल्कुल सही है। आपको ये पॉइंट आपसे उधर मिस हो गया, हमने उस चैनल की 20वीं एनिवर्सरी भी वहां पे मनाई थी। अच्छा। हाँ। वो कितने काम उन्होंने एक वही तो हफ्ते में किए हैं। उन्होंने टेलीसूर ऐसे ही की है। 20वीं एनिवर्सरी हमारे सामने मनाई थी कॉमरेड जी, उसकी सदर ने आके पूरी वो तकरीर। सेलिब्रेट करते हैं वाह। चीजों को, और क्योंकि जरूरी है ना सेलिब्रेशन। देखे ना, मेहनतकश मुल्कों की मेहनतकश टीवी चैनल, ताकि मेहनतकश लोग उस वेस्टर्न प्रोपेगेंडा का दिफा और उसकी मुखालफत अपने चैनल्स के थ्रू करें। वो अपने नौजवानों से भी कहते रहे कि ये सोशल मीडिया जिस तरह से कर रहा है, यहाँ कंफ्यूजन पैदा कितना कर रहा है, एम्फेसिस था सोशल मीडिया बार पे, बार इस बार पे वो, बार। हाँ बिल्कुल। और उन्होंने टेलीसूर बनाया, और ये टेलीसूर शावेज और फिडेल कास्ट्रो की विजन थी, उन्होंने इसकी ईंटें रखी कॉमरेड जी। बिल्कुल ठीक है। देखें, हम मेहनतकश लोग हैं, तो हमारी स्टोरेज का तो इशू रहता है, जिसकी वजह से वीडियो बीच में थोड़ी कट गई, तो वहाँ से बात शुरू करते हैं। हमने टेलीसूर का मीडिया चैनल का तो बता दिया। जो दूसरी विजन थी हमारे अजीम लीडर्स की, वो थी कि हमने साउथ अमेरिका के जो ममालिक हैं जिनमें लेफ़्ट की गवर्नमेंट्स हैं, उनको हमने इकट्ठे करना है, ताकि हम एक अलायंस बना सकें अपने मुल्कों की इस इंपीरियलिज्म के खिलाफ। बिल्कुल सही है। उसका नाम उन्होंने दिया आल्बा, जी, ALBA, अमेरिका लतीना बोलेवारियन अलायंस। वाह। अपने लीडर, तारीखी लीडर सिमोन बोलेवार का नाम डाला। अमेरिका लतीना स्पेनिश में लैटिन अमेरिका का, हाँ। और बोलेवारियन अलायंस। सही है। और उन्होंने इस सोच से डाला कि हमारा काम है लिबरेशन, लोगों की लिबरेशन और इंपीरियलिज्म के खिलाफ हमने खड़े होना है। तो उन्होंने एल्बा TCP बनाई जो हुकूमतों की तंजीम थी, और एल्बा मूवमेंट्स बनाई, जो एक नई बात है हमारे व्यूअर्स के लिए, जो नौजवानों की भी सिर्फ नहीं बल्कि मूवमेंट्स की। बिल्कुल ठीक है। 500 से ज्यादा मूवमेंट्स लैटिन अमेरिका से इस एल्बा मूवमेंट्स का हिस्सा है। हाँ, मगर इसमें उनकी सारी क़यादत हमने देखा, हमने जो देखा वो सब यंग थे, वो बड़ी जबरदस्त। और हमने एल्बा की रिपोर्ट भी सुनी, 3 रोज़ा उनकी मीटिंग चल रही थी क्लोज डोर, जिसमें हम मौजूद नहीं थे, और उसके बाद उन्होंने ओपन मीटिंग में अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें तमाम नौजवान, शायद 2-3 कुछ होंगे सही बात है इसमें। तो ये भी मूवमेंट की जो एल्बा की जो फाउंडेशन थी, ये हमारे अजीम लीडर्स ने रखी। और ये सिर्फ मैं ये बताता चलूँ कि ये इससे नज़र क्या आ रहा है, इससे नज़र ये आ रहा है कि देखें जी, जब तक पीपल ऑफ द साउथ, जो जनूब के लोग हैं, तरक्की पसंद लोग हैं, और लोगों की नुमाइंदगी उनकी तंजीमों, उनकी मूवमेंट्स, उनकी हुकूमतों से होती है, जब तक वो आपस में कोऑपरेट नहीं करेंगे, जब तक वो आपस में मिल के एक टेबल पे बैठ के प्लानिंग नहीं करेंगे, तब तक इस भेड़िए का, इस जानवर का सामना हम नहीं कर सकते। और वो उन्होंने आल्बा में साबित किया। और फिर वो उन्होंने तमाम खित्तों से लोगों को बुला के, 110 ममालिक से लोगों को बुला के साबित किया, और उन्होंने पहला कदम रखा कि लड़ाई ऐसे नहीं ख़त्म होने वाली। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कॉमरेड जी। इसमें ये एक चीज़ भी देखी हमने कि वो अपने टास्क और गोल को बड़ा क्लियर रखते हैं, कोई चूंके चनाके नहीं, डायरेक्ट साम्राज्य से वो बात शुरू करते हैं, और वो समझते हैं कि ये साम्राज्य जो है, ये एक तारीख़ी तौर पे इनका किरदार ये है कि ये दुनिया में भूख नंग के, कत्लो गारत के, ये तबाही और बर्बादी के ज़िम्मेदार हैं। तो मैं आपको एक मुकर्रर के आखिरी चंद जुमले, कॉमरेड जी आप उसके बाद बात कीजिएगा, वो अपनी तकरीर में जो चंद जुमले बोल रहा था, मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, सुने आप भी, कि हमें साम्राज्य मुखालफत नई सूरत में करना होगी। शावेद कहता है कि या कम्यून होगा या कुछ नहीं होगा, नई इंसदाद साम्राज्यियत मुहिम शुरू करना पड़ेगी। ये मुतबादल है साम्राज्यियत का, यानी कम्यून जिसका वो जिक्र कर रहे हैं। ज़ाहिर है उनकी ज़ुबान से तर्जमा जो हमने किया तो वो इस तरह से बनता है। मैं फिर इसे एक तरतीब के साथ बोलने की कोशिश करूं तो हमें साम्राज्य मुखालफत नई सूरत में करना होगी, नई इंसदाद साम्राज्यियत मुहिम शुरू करना होगी,
शावेज कहता है कि कम्यून होगा या कुछ नहीं होगा, और कम्यून हमारा सोशलिज्म का गोल था, ये मुतबादल है साम्राज्यियत का। कम्यून होगा या कुछ नहीं होगा, ये उसका नारा था, कम्यूना और नाडा। यस, कि कम्यून होगा या कुछ नहीं होगा, उनकी जुबान में है। कम्यून इसलिए अहम है, वो गोल, मैंने कहा कि वो गोल पे कितने क्लियर हैं। कम्यून इसलिए अहम है कि वो साम्राज्य के हमलों का तोड़ है, इसलिए कम्यून वो जगह है जहां हम खाना तैयार कर सकें, तरक्की कर सकें और लड़ाई की बुनियाद बना सकें। लड़ाई तब तक जब तक दुनिया को साम्राज्य से खतरात लाहक है। कॉमरेड, क्या आलमी विजन क्या है? आप देखें, वो समझते हैं कि साम्राज्य सारी दुनिया के लिए खतरा है, मगर लड़ाई का आगाज हमने किसी और पे नहीं छोड़ना, हमने शुरू करना है और इसे शिकस्त देनी है। कॉमरेड, यहाँ पे मैं आखिरी बात रखूंगा जी जी, कि उन्होंने इसी बात से जोड़ते हुए उन्होंने अपनी आलबा और अपनी जो मेहनत वो कर रहे हैं उस पे जो उन्होंने पॉइंट रखा वो था कि हम आराम कैसे कर सकते हैं जब दुश्मन पूरा वक्त हमें ख़त्म करने की कोशिश कर रहा होता है। वाह वाह वाह, तो आराम की तो गुंजाइश ही नहीं है कॉमरेड जी। एक जंग मुसल्लत है आपके ऊपर और चल रही है, और चल रही है हमा वक्त, और उसी के लिए हमारी एक इल्तिजा है, हमारी कोशिश है, हमारी मेहनत है कि हम पाकिस्तान के मेहनत कशों को इकट्ठा करें जी। हम वर्कर्स को ये एहसास दिलाएं कि उनका दुश्मन सिर्फ यहाँ पे बैठा हुआ साम्राज्य का टाउट नहीं है, बल्कि वो साम्राज्य खुद भी दुश्मन है जिसके खिलाफ हमने खड़े होना है। लड़ाई मुश्किल है बट लड़ाई लड़नी होगी। बिल्कुल सही है। हमारे जो मुल्क हैं, जो हमारे इंस्पिरेशन हैं, जो जिनसे हम हो के भी आए हैं, वो इस लड़ाई में अपना हिस्सा डाल चुके हैं और हमें अपना बराबर का हिस्सा डालना होगा। इसमें थोड़ी सी बात मैं कॉमरेडी करना चाह रहा हूँ कि हमारे अपने खिते के हवाले से कि यहाँ साम्राज्यियत का क्या रोल है और हमें साम्राज्य। आप एक मिसाल लें कि जरदारी साहब के पिछले दौर में एक गैस पाइपलाइन मुआहदा हुआ था पाकिस्तान और ईरान का। वो इतनी अपने हमें सस्ती गैस मिल सकती है, हमारी इंडस्ट्री चल सकती है, मगर चूँकि अमेरिका को मंजूर नहीं है, लिहाजा हमने वो जो ईरानी मुआहदे के मुताबिक उन्होंने बॉर्डर तक गैस पाइपलाइन मुकम्मल करके रख छोड़ी है कई साल पहले। अब हमें 18-20 अरब डॉलर का हर्जाने का भी वो सामना करना पड़ सकता है, मगर ये ईरानियों का मैं समझता हूँ ज़र्फ़ है कि वो अभी तक इसे देख रहे हैं, इस तरह से उन्होंने नहीं लिया। मगर हम जो हैं कि हम अमरीकी साम्राज्य के तलवे चाटने वाले हमारे हुक्मरान तबकात, और यहाँ हमारी जो सियासी और ख़ास कर मजहबी सियासी जमातें हैं, वो लोगों को समझ ही नहीं आने देती कि हमारे खित्ते में दरअसल हुक्मरानी कौन कर रहा है। हकीकत में हमें नज़र ये आ रही होती हैं कठपुतलियाँ, कभी PTI, कभी नून लीग, कभी पीपल्स पार्टी, और कभी वो ऊपर बैठे जिनका नाम लेना थोड़ा सा मुश्किल है। मगर सच यही है कि साम्राज्य ही तय करता है कि यहाँ कब जमहूरियत को सामने लाना है और कब जमहूरियत को लपेट देना है, और जमहूरियत में रहते हुए कौन सी पार्टी को आगे लेके आना है, कौन सी पार्टी को पीछे लेके जाना है। तो हमें भी यहाँ अपने अवाम को, ये ख़ासकर हमारे मेहनत कशों को ये सीखना पड़ेगा कि ये निज़ाम दरअसल सिर्फ़ एक मुल्क के अंदर का मसला नहीं है। ये फ़लस्तीन की लड़ाई, ये इराक़ की लड़ाई, ये अफ़गानिस्तान की तबाही, ये सारे की सारी दुनिया भर के मेहनत कशों की और इनकलाबी लोगों की लड़ाई है, और एक ही लड़ाई और एक ही जदोजहद है। हम सिर्फ उसका भी हिस्सा बनने को कब तैयार होंगे, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो आप दोस्तों का भी बहुत शुक्रिया जो आप देख रहे हैं सदाए मजदूर। उम्मीद है आप बोर होते हुए भी कुछ चीज़ों को सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। लोग चटपटी बातें, मोटी मोटी बातें शौक़ से सुनते हैं, मगर सियासत में बारीकियां समझना पड़ती हैं। सियासत से दिलचस्पी और इनकलाबी सियासत से दिलचस्पी रखेंगे तो हम अपनी मेहनत कश तबके की, अपने खित्ते की निजात पा सकते हैं, और दुनिया भर के मेहनत कशों की आज़ादी का जो आज़ादी में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। यकीनी तौर पे एक दिन आज़ादी का सूरज तुलू होगा जो दुनिया भर के मज़लूमों की निजात का दिन होगा। बहुत शुक्रिया कॉमरेड रामिज़, बहुत शुक्रिया फरहान भाई आपका और देखने वालों का।